नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल डब्ल्यूसीएल संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं महाप्रबंधक वन डॉक्टर सत्यवादी कुमार जैना सर से। तो आइए साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम जैना सर का स्वागत करते हैं। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। डब्ल्यूसीएल के फॉरेस्ट विभाग द्वारा किए जाने वाले मुख्य कार्यों से हमारे कोयला परिवार को अवगत कराएं, साथ ही यह भी बताएं कि कंपनी के उत्थान में इस विभाग की क्या भूमिका है। यह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगभग 8-9 महीना पहले हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में ये एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, पर्यावरण डिपार्टमेंट का एक अंग हुआ करता था। हमारे माइंस का संख्या भी ज़्यादा है। पर्यावरण एवं वन का जो मसले भी बहुत सारे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए काम को ज़्यादा केंद्रित करने के लिए वन विभाग को पर्यावरण से अलग किया गया, ताकि पर्यावरण का कार्य एवं वन का काम दो अलग अलग जगह कंसंट्रेटेड वे में केंद्रित होकर किया जा सके, ताकि ये ऑर्गेनाइजेशन लाभान्वित हो। जो डब्ल्यूसीएल का वन विभाग है, उसका मुख्य कार्य है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी कि MOEF एंड CC, वहाँ से फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना। फॉरेस्ट क्लियरेंस किस लिए चाहिए? हमें माइनिंग करने हेतु जमीन की आवश्यकता है, और कोयला युक्त जमीन ज़्यादातर के हमारे देश में जंगल एरिया में, फॉरेस्ट एरिया में पाए जाते हैं। और ये फॉरेस्ट एरिया का जो जमीन जिसके नीचे कोयला है, उसको माइनिंग करने हेतु हमें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वहाँ से फॉरेस्ट क्लियरेंस लेकर, उस फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने के उपरांत जिस राज्य में हम काम करते हैं, उस राज्य का जो वन विभाग है, राज्य सरकार से जो वन भूमि को हस्तांतरण, राज्य सरकार से हमको हस्तांतरण हो, पोसेशन लेकर उसको माइनिंग युक्त करते हैं। ये काम है, एक लंबा प्रक्रिया है, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट WCL संपादन करती है। अगर आप देखेंगे कि सीधा कोयला उत्पादन एवं इस ऑर्गेनाइजेशन की जो सस्टेनेबिलिटी है, पूरा निर्भर करता है जमीन पर। और जमीन जो है, फॉरेस्ट जो है, जमीन के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो भूमिका है वो अहम है। कंपनी के ग्रोथ में अगर देखेंगे, हमको दिन प्रतिदिन हमारे देश में ऊर्जा का आवश्यकता बढ़ते जा रहा है। और अगर हम सही मायने से देखें, हमारे देश में कोयला एक मुख्य स्रोत है ऊर्जा का। ये आने वाले समय के लिए भी कुछ दशकों के लिए रहेगा। तो कोयला का भी आवश्यकता बढ़ता है। कोयले का आवश्यकता बढ़ेगा तो कोयला युक्त जमीन का भी आवश्यकता बढ़ेगा, तो फॉरेस्ट एरिया का भी आवश्यकता बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर के कोयला फॉरेस्ट एरिया में है। तो आंकलन करके आने वाले समय पर हमारा कोयले का आवश्यकता कितना रहेगा, डिमांड क्या रहेगा सोसाइटी का, और हमारा उत्पादन का आवश्यकता क्या रहेगा, उस उत्पादन अनुरूप वन भूमि का अधिग्रहण कितना करना होगा, कब से शुरू करें, ताकि हम ठीक समय पर, उत्पादन के समय पर हम जाकर उसको, उस वन भूमि को उपयोग में ला पाएँ। क्योंकि पूरे राज्य एवं केंद्र सरकार के साथ हम लोग जो उस पर निर्भरित हैं। तो ये सबको देखते हुए वन विभाग को बहुत सारे पूर्व आंकलन युक्त कार्य करना होगा। सर, जैसा आपने बताया कि WCL में फॉरेस्ट विभाग कुछ महीनों पहले ही बना, इस विभाग का मिशन क्या है? कंपनी की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में विभाग की क्या भूमिका है? हम लोग जो माइनिंग कम्युनिटी के लोग हैं, ज़्यादातर के हम खदानों में, खनन कार्य में लगे हुए हैं। खनन कार्य करने के लिए जो आपूर्तियां हैं, जैसे जमीन आपूर्ति, जो जमीन फॉरेस्ट में है, फॉरेस्ट युक्त जमीन का आपूर्ति, यह एक अलग प्रक्रिया के द्वारा मिलती है। तो ये आपूर्ति का जो ज्ञान है,
ये जाने या अनजाने में हम बहुत समय पर हम स्किप कर जाते हैं, हमें पता नहीं रहता। तो सबसे पहले हम सबको ये जानकर ज्ञात होना चाहिए कि हमारे पास हम जो संसाधन, जमीन संसाधन जो जोड़ रहे हैं, ये कैसे मिलती है। तो ये अवेयरनेस होना आवश्यक है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सबसे पहला काम जो माइनिंग कम्युनिटी में ये अवेयरनेस क्रिएट करना कि कैसे फॉरेस्ट क्लियरेंस होती है और कैसे हम फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने के लिए पर्यावरण संरक्षण भी कैसे करेंगे। और ये हुआ नंबर 1। द्वितीय होगा कि हम फॉरेस्ट क्लियरेंस समयबद्ध तरीके से कैसे लें। व्हाट आर द डूज एंड डू नॉट्स, क्या करें क्या ना करें। जब हम इस पद्धति में जाएं, अधिग्रहण करें, अधिग्रहण ग्रहण में बहुत सारे कानूनी प्रक्रिया हैं। इस कानून प्रक्रिया में अगर जानकारी ठीक से नहीं है तो हम कई बार समय से ज़्यादा हम परेशान होते हैं। तो इसीलिए हमें प्रॉपर जानकारी हो, अवेयरनेस। सेकंड हुआ समयबद्ध तरीके से कैसे काम करें। तृतीय काम होगा इस अधिग्रहण को हम कैसे फलीभूत करें, इसको इम्प्लीमेंटेशन। इसमें जब भी फॉरेस्ट जमीन हम लेते हैं, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार हमारे ऊपर कुछ कंपेंसेटरी वर्क दे देता है। जैसे हम जब नेचर को हम हनन कर रहे हैं तो उसको नेचर को दोबारा रीजनरेट करने के लिए हमें बहुत सारे काम करना होगा, उसको कंप्लायंस कहते हैं। ये कंप्लायंस भी करना है, तो कंप्लायंस का भी जो अवेयरनेस है, क्या क्या करना है, तो ये हम ये अवेयरनेस भी जनरेट करते हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मुख्यतः 3 लक्ष्य लेकर चलता है। एक जनरेशन ऑफ अवेयरनेस, सेकंड इज डूज एंड डू नॉट्स विथ एप्लीकेशंस, थर्ड इज पोस्ट माइनिंग, पोस्ट एक्विजिशन, अधिग्रहण, जमीन अधिग्रहण करने के बाद उसका कंप्लायंस कैसे करें। आने वाले समय पर हमारा जैसे जैसे आने वाले समय बढ़ते जाएगा, हमारा संसाधन का आवश्यकता कितने रहेंगे, प्रोडक्शन का आवश्यकता कितना, संसाधन का आवश्यकता कितना, प्लानिंग डिपार्टमेंट के साथ वर्क, जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट, सबके साथ समन्वय करते हुए ही इसको आकलन की जा सकती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक मुख्य काम यह है जो माइन प्लानिंग में हिस्सा लेना। और दूसरी बात, लोगों को अवेयर करते हुए जो क्लियरेंस वर्क, इसको सरल तरीके से कैसे कर पाना, ताकि यह ऑर्गेनाइजेशन आने वाले समय पे अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल को ठीक से अचीव करे और एक समयबद्ध तरीके से कैसे सस्टेन करे, ये बड़ी आवश्यकता है। ये हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आने वाले समय का काम रहेगा। सर, आपने फॉरेस्ट क्लियरेंस का जिक्र किया। परियोजनाओं का फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने की क्या प्रक्रिया है? यह विभाग क्षेत्रों में आने वाली परियोजनाओं को किस तरह मदद करता है? फॉरेस्ट क्लियरेंस मुख्यतः 2 चरणों में होता है। एक प्राथमिक चरण है स्टेज 1 क्लियरेंस, जो कि इस दौरान लगभग 80% काम होती है फॉरेस्ट क्लियरेंस का। जो फॉरेस्ट जमीन, जो वन भूमि, इसका मालिक, असली मालिक होता है राज्य सरकार। लेकिन वन अधिनियम के तहत इसका अनुमोदन केंद्र सरकार ही करती है। केंद्र सरकार का जो मिनिस्ट्री है, पर्यावरण, वन, MOEFCC एंड CC, जलवायु परिवर्तन, ये अनुमोदन करती है। तो हर राज्य में राज्य सरकार एक नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं, हर तरह का फॉरेस्ट क्लियरेंस वर्क को स्क्रूटिनी करके राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदन करना, केंद्र सरकार को प्रेषित करना। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यह नोडल ऑफिसर, जो बहुत सीनियर ऑफिसर होते हैं, IFS लेवल के ऑफिसर होते हैं, सीनियर IFS, उनके साथ समन्वय करके राज्य सरकार का नीति एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए फॉरेस्ट क्लियरेंस का एप्लीकेशंस तैयार करता है। और इन एप्लीकेशंस को, इन आवेदनों को स्क्रूटिनी कराकर राज्य स्तर में
अनुमोदन कराकर प्रेषित करवाता है केंद्र सरकार का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन यानी कि MOEF&CC मिनिस्ट्री को। वहाँ पर FAC फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी, वो केंद्र सरकार का जो सर्वोच्च फॉरेस्ट एप्लीकेशंस को स्वीकृति देने का सर्वोच्च स्तर है, वहाँ पर वो जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी से फाइनली अप्रूवल होता है। ये वहाँ तक फॉलोअप करते हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जाती है। फिर वहाँ पर स्वीकृत हो जाने के बाद वो फॉरेस्ट क्लियरेंस फिर कैसे माइंस तक पहुँचे, हम जो वर्किंग फ्रंट तक पहुँचे और फॉरेस्ट क्लियरेंस के तहत कार्य हो, फिर उसका पोस्ट फॉरेस्ट क्लियरेंस कंप्लायंस, ये सबको मॉनिटरिंग करना और फिर प्रतिवेदन करना केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों को कि आपने हमें फॉरेस्ट जमीन दिया था, उसके एवज में हमको ये करना था, हमने किया। यह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम है। अगर आप देखेंगे जो फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पर जो फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने की काम है, ये मुख्यतः दो भाग में बटे हुए हैं। एक है आवेदन को तैयार करना। आवेदन वही तैयार करेगा जिनको माइनिंग करना है, फॉरेस्ट जमीन की आवश्यकता है, यानी कि प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट, जो माइंस को चलाने का जो जिम्मेदारी जिन पर है, वो एप्लीकेशन तैयार करेंगे। दूसरी पार्ट हुआ, जब एप्लीकेशन तैयार हो गया, ये एप्लीकेशन, ये जो आवेदन क्लियरेंस के लिए जो आवेदन सही तरीके से प्रॉपर टेबल्स पर जाएं, सभी स्तरों को पहुंचे और ठीक तरीके से पहुंचे, एक एडवाइजरी रोल की आवश्यकता होती है। तो ये एडवाइजरी रोल के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया गया है हेडक्वार्टर में, जिनका काम है जो भी आवेदन प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट से आया, यानी कि माइंस से आई, वो आवेदन को आगे बढ़ाएगा और साथ साथ समय समय पर क्या हो रहा है, उस आवेदन का क्या स्थिति है, माइंस को अवगत भी कराते रहेगा। जब आवेदन स्वीकृत हो गया, फॉरेस्ट क्लियरेंस हो गई, उस फॉरेस्ट क्लियरेंस में जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट दिया गया है, अगेन वो काम जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट यानी कि जिन्होंने आवेदन दिए थे वो करेंगे। वो जब करेंगे, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक एडवाइजरी रोल लेते हुए उसको निगरानी भी करेगा। हम तो मई महीने से ये फॉरेस्ट सेल का अध्यक्षता में कर रहा हूँ। आज GM फॉरेस्ट में आपको बताते हुए ये हर्ष हो रहा है, मुझे खुशी हो रही है। एक टीम वर्क करते हुए फील्ड के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ समन्वय रखते हुए हम लोगों ने मई महीने से लेकर अभी तक कई कार्य में हाथ बटाए। खास करके 4 फॉरेस्ट क्लियरेंस प्रपोजल जो वर्षों से लंबित चल रहा था, जैसे कि चंद्रपुर एरिया का 2 फॉरेस्ट प्रपोजल था, एक 80.77 हेक्टर का, एक 0.2 हेक्टर का। माजरी एरिया का एक फॉरेस्ट प्रपोजल था 0.62 हेक्टर का, और बल्लारपुर एरिया का एक फॉरेस्ट प्रपोजल था 12.07 हेक्टर का। ये चारों प्रपोजल लंबे समय से लंबित चल रहे थे। इन चारों प्रपोजल का फॉरेस्ट क्लियरेंस के आधार पर ऊपर हमारा फ्यूचर का कोल प्रोडक्शन, खास करके आने वाले वर्ष का कोल प्रोडक्शन का पूरा निर्धारण होती है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि टीम वर्क करते हुए हम लोगों ने अभी जो चंद्रपुर एरिया का, उसमें से एक प्रपोजल 0.2 हेक्टर, माजरी एरिया का एक प्रपोजल 0.62 हेक्टर का स्टेज 1 क्लियरेंस ले लिया। और रही बाकी 2 प्रपोजल की, चंद्रपुर का एक और प्रपोजल 80.77 हेक्टर और बल्लारपुर एरिया का जो 12.07 हेक्टर एक प्रपोजल,
ये दोनों का भी अभी हम सतत प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि अति शीघ्र हम उसको फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी तक पहुंचाएं और सफलता हासिल करें। और ये 4 प्रपोजल होने से हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक सुनहरा कोल उत्पादन का पीरियड फिर नेक्स्ट ईयर देख पाएगा। सर, कंपनी की भावी परियोजनाओं की प्लानिंग को मूर्त रूप देने में विभाग की क्या भूमिका है? हमेशा भविष्य को आकलन करना एक डिफिकल्ट टास्क होता है, एक कठिन काम होता है, लेकिन हमारा भविष्य का आकलन ही हमें सस्टेनेबिलिटी देती है, हमें समाज में एक स्थान देकर रखती है। तो भविष्य का आकलन करने के लिए हमारे अंदर वर्तमान का स्ट्रेंथ होना बड़ा आवश्यक है। तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन का भविष्य को आकलन करते हुए, भविष्य का आकलन यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट, वर्किंग फ्रंट, ये तीनों के साथ समन्वय, इसको करते हुए आने वाले कम से कम 5 से 10 साल अवधि में किन समय क्या हमारा उत्पादन का आवश्यकता रहेगी, उस अनुरूप क्या हमारा फॉरेस्ट जमीन का आवश्यकता रहेगी, किस जगह पर किस अवस्था में कितना आवश्यकता रहेगी, इसका एक यथोचित आकलन करती है। उस आकलन करते हुए करने के बाद किस समय हम फील्ड से, प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट से एप्लीकेशन को रेज करें, ताकि वक्त रहते हुए हमने उस अधिग्रहण कर पाए और वहां पर माइनिंग कर पाए, इसका भी आकलन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करती है और करते हुए मैनेजमेंट को सही सलाह सही समय पर दे डालती है। सर, WCL संवाद मंच से आप हमारे कोयला परिवार को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबको एक करबद्ध निवेदन करता हूं कि ऊर्जा हमारा परम आवश्यकता तो निश्चित है, लेकिन ऊर्जा के आपूर्ति के पीछे ढेर सारे मेहनत एवं बलिदान छुपा हुआ है। तो इस ऊर्जा आपूर्ति में जो माइनिंग फ्रैटर्निटी है, खास करके वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड आज ए होल, जिसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, वर्किंग फ्रंट, प्लानिंग, लीगल, फाइनेंस, तरह तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, सब लोग मिलकर एक कॉमन गोल पर काम कर रहे हैं। तो ये कॉमन गोल का जो काम करने के लिए इनके पीछे जो सबसे बड़ी धरोहर है वो है साधन। तो साधन जुटाने वाले जो लोग हैं उनके प्रति यथोचित सम्मान, उनके साथ समन्वयता, इसको अगर हम आगे बनाए रखते हैं, यह ऑर्गेनाइजेशन भी सस्टेन करेगा, ये समाज भी सस्टेन करेगी, ये ऊर्जा का आपूर्ति भी होती रहेगी। सर, WCL संवाद कार्यक्रम के बारे में आपके विचार हमारे कोयला परिवार के साथ साझा कीजिए। WCL संवाद एक ऐसा इफोर्ट है, एक ऐसा परिक्रम है जो कि बिरले है। एक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में लोगों तक लोगों का संवाद को पहुंचाने के लिए किसी के पास समय नहीं होता। WCL ने इस काम को बड़ा बखूबी कर रही है। आशीष जी, मैं आपका बड़ा धन्यवाद देता हूं कि आपने बीड़ा लिया है। और मैं तो कई ऑर्गेनाइजेशन में काम करके आया, लगभग
34 साल मैंने सर्विस कर चुका हूँ। मैं पहली बार देख रहा हूँ इस तरह का इफोर्ट, कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जो एक्टिविटीज है उसको लोगों तक सबके सामने लाने के लिए प्रयास कर रहा है। यह संवाद आगे और उत्तरोत्तर उन्नति करे। लोग संवाद के माध्यम से एक दूसरे को ठीक से पहचानेंगे और ये जो टीम, जो वसुंधैव कुटुंबकम, जो हम लोग एक है, ये संवाद जो है ये करके दिखा पाएगा। सर, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, अपने अनुभव हमारे कोयला परिवार के साथ साझा किए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। साथियों, WCL संवाद कार्यक्रम को आपने खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।